वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 61 और 61 पेज के ऊपर बीच में है 10 नंबर का शीर्षक चतुर्थी व्यंजनावृत्ति का कथन बराबर। तो शब्द की वृत्ति अर्थात शब्दों का अपने अर्थों के साथ जो संबंध उसका विचार चल रहा है। तो मुख्य रूप से शब्द की 2 प्रकार की वृत्ति बताई थी, एक शक्ति वृत्ति, दूसरी लक्षणावृत्ति। किंतु कुछ लोग और एक वृत्ति मानते हैं, कुछ लोग गौणी वृत्ति मानते हैं, तो वो एक मत हो गया। फिर और भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो शब्द की और एक वृत्ति मानते चौथी, जिसका नाम है व्यंजनावृत्ति। तो शब्द की एक शक्ति वृत्ति हुई, एक लक्षणावृत्ति हुई, एक गौण वृत्ति हुई और चौथी व्यंजनावृत्ति। अब उस व्यंजनावृत्ति का विचार हम लोगों को करना है। तो पंक्ति देखिए, और चौथी व्यंजनावृत्ति अलंकार ग्रंथन में लिखी है। ठीक है ना, वेदांत आदि ग्रंथों में नहीं मानी गई है व्यंजनावृत्ति, किंतु जो साहित्य के ग्रंथ है, अलंकारिक ग्रंथ, उनमें आती है यह वृत्ति चौथी, जिसका नाम है व्यंजनावृत्ति। चौथी व्यंजनावृत्ति अलंकार ग्रंथन में लिखी है। ताका यह उदाहरण है क्या, शत्रुगृह में भोजन निमित्त प्रवृत्ति है ना, तो प्रवृत्ति की जगह चाहिए प्रवृत्त। ठीक, तो देखो भाई, तो शत्रुगृह में भोजन निमित्त प्रवृत्त पुरुष को दूसरा प्रिय पुरुष कहे, क्या कहे, विषे भुंक्ष्व है ना, तो विषम ऐसा पद चाहिए, विषम भुंक्ष्व। तहा विष का भोजन कर, यह शक्ति वृत्ति से वाक्य का अर्थ है, और भोजन के अभाव में वक्ता का तात्पर्य है। ठीक है, देखो भाई, तो उदाहरण दे रहे विषम भुंक्ष्व। जैसे कोई व्यक्ति है, दूसरे के घर में कोई उत्साह कार्यक्रम, वह भोजन जाना चाहता है भोजन के लिए, किंतु उसके मित्र ने कहा मत जाओ वहाँ, किंतु ये मान नहीं रहा है, बार बार कह रहा है भोजन के लिए जाता हूँ, भोजन के लिए जाता हूँ, बहुत बढ़िया भोजन है, किंतु वह उसके शत्रु का घर है और यह उसका मित्र उसको जाने नहीं देना चाहता। तो गुस्से में आकर बोल दिया, जा विषम भुंक्ष्व, विष खा। अब विष खाने में सचमुच विष ने खाना ऐसा तात्पर्य है कि वक्ता का नहीं, तात्पर्य है भोजन के अभाव में, भोजन को मत जाओ, ये इसमें तात्पर्य है। किंतु वाक्य प्रयोग कर दिया क्या, विषम भुंक्ष्व। किंतु विषम भुंक्ष्व इस वाक्य में जो पद है, उनकी शक्ति वृत्ति से तो अर्थ मालूम पड़ रहा है विष का भोजन कर, किंतु विष का भोजन करने में तो वक्ता का तात्पर्य है नहीं है, अभाव में तात्पर्य है। फिर विषम भुंक्ष्व इस शब्दों का, इस वाक्य का अर्थ भोजन का अभाव, भोजन के लिए मत जाओ, यह अर्थ कैसा निकल आएगा, शक्ति वृत्ति से तो अर्थ हो नहीं सकता। अतः वहां पर लक्षणा कौन थी, चतुर्थी वृत्ति है, लक्षणा से भी काम नहीं चल रहा है। ये बोलते कि व्यंजना वृत्ति मानना पड़ती, व्यंगित होता है अर्थ ये कहने से कि भोजन के लिए मत जाओ, इसी को कहते हैं क्या, व्यंजना वृत्ति। पंक्ति देखिए, विषम भुंक्ष्व, ता विष का भोजन कर, यह शक्ति वृत्ति से वाक्य का अर्थ है, और भोजन के अभाव में वक्ता का तात्पर्य है। वक्ता का तात्पर्य किस अर्थ में, भोजन के अभाव में। सो भोजन में शक्ति वाले पद की अभाव में संबंध के अभाव ते लक्षणा भी बने नहीं मिला। सो भोजन में शक्ति वाले पद की शक्ति किसमें है, भोजन में, क्योंकि सरल सरल अर्थ निकल रहा है कि विष का भोजन कर। तो भोजन में शक्ति वाले पद की अभाव में संबंध के अभाव थे, विषम भुंक्ष्व, इन पदों का संबंध भोजन के अभाव में हो सकता है क्या, नहीं है ना।
फिर वो अर्थ तो कैसा निकल आएगा? तब कह रहे भोजन में शक्ति वाले पद की अभाव में संबंध के अभाव थे, ऐसे पदों का अभाव के साथ संबंध न होने के कारण अभाव थे, लक्षणा भी बने नहीं। विषम भुंक्ष्व इस वाक्य में लक्षणा भी नहीं हो सकती, शक्ति वृत्ति तो है नहीं, क्योंकि शक्ति वृत्ति से अभाव अर्थ निकलने आ रहा है, लक्षणा भी नहीं जमेगी, क्योंकि लक्षणा का मतलब होता है शक्य संबंध हो। और विषम भुंक्ष्व इसका शक्यार्थ है विष का भोजन कर, उसका संबंध भोजन के अभाव में अभाव के साथ हो नहीं सकता, लक्षणा तो बनेगी नहीं, क्योंकि लक्षणा का मतलब क्या होता है? शक्य संबंध। किंतु वाक्य का सुनने से सुनने वाले को तो अर्थ तो मालूम पड़ रहा है, अरे यार ये चाहता है कि भोजन मत करने के लिए मत जाओ, फिर वो अर्थ कहाँ से निकल आता है? तो बताते हैं कि वह वृत्ति है कौन सी? व्यंजना वृत्ति। सो भोजन में शक्ति वाले पद की अभाव में संबंध के अभाव होते लक्षणा भी बने नहीं। याते शत्रुगृहते भोजन निवृत्ति वाक्य का व्यंग्य अर्थ है। शत्रु के घर से भोजन के लिए मत जाओ, निवृत्ति, भोजन की निवृत्ति, यह अर्थ वाक्य का है, लेकिन कैसा? व्यंग्यार्थ। व्यंजना वृत्ति से जो अर्थ जाना जाता है उस अर्थ को बोलते हैं क्या? व्यंग्यार्थ। लक्षणावृत्ति से जिस अर्थ का बोध हो रहा है उसको बोलते हैं क्या? लक्ष्यार्थ। शक्ति वृत्ति से जिस अर्थ का बोध होता है उसको कहते हैं क्या? शक्यार्थ। शक्यार्थ, लक्ष्यार्थ है कि नहीं? उस प्रकार व्यंग्यार्थ। ठीक है। और गौणी वृत्ति से जो अर्थ जाना जाता है उसको बोलते हैं गौण अर्थ। ठीक, चलिए। याते शत्रुगृहते भोजन निवृत्ति वाक्य का व्यंग्य अर्थ है। व्यंजना वृत्ति से जो अर्थ प्रतीत होवे सो व्यंग्य अर्थ कहिए। व्यंजना वृत्ति से जो अर्थ जाना जाता है उसको क्या कहते? व्यंग्य अर्थ। जैसे उदाहरण और उदाहरण दे रहे, एक उदाहरण दे दिया, कौन सा? विषम। और उदाहरण दे रहे भाई, अन्य उदाहरण। संध्या काल में अनेक पुरुषों को नाना कार्य में प्रवृत्ति निमित्त किसी ने सूर्योस्तम गतः यह वाक्य उच्चारण किया, ताकू सुनी के नाना पुरुष इस काल में अपने अपने कर्तव्य को जाने के प्रवृत्त हो गए हैं। देखो भाई उदाहरण, जैसे कोई क्या है? मालिक है, उसके यहाँ बहुत नौकर है, काम करने वाले मजदूर है कि नहीं, और वो कंट्रोलर एक काम कर रहे हैं सब लोग, और सूर्यास्त जाने को है अभी थोड़ी देर में, एक घंटे में। अभी 5 बज गए, 6 साढ़े 6 बजे को सूर्यास्त होने वाला है, और देखा उसने इतने समय में तो काम पूरा होने वाला दिख नहीं रहा है, और कल के लिए इतने मजदूर बुलाना ठीक नहीं, क्योंकि काम तो कुछ बचेगा नहीं, थोड़ा सा रहेगा तो क्या क्या करेगा। फिर उसने कह दिया सूर्यास्तम गतः, सूर्य मावळ बर का कह दिया। सभी लोगों ने सुन लिया। सुनने के बाद लोग जल्दी जल्दी काम करने लग गए। ऐसा तो बताया नहीं उसने, क्या जल्दी जल्दी काम करो, क्यों कर रहे? उसने सीधी सीधी बात क्या कही? सूर्यास्तम, सूर्य मावळ आहे, मावळ दिला चाललाय, सूर्य थोड़ा राहिला बर का, थोड़ा रह गया सूर्य अस्त होने को, ऐसा ही कह दिया केवल, है कि नहीं? तो उसका अर्थ सीधा है कि सूर्य मावलती को जा रहा है, अस्त होने के लिए जा रहा है, किंतु उसका व्यंग्य अर्थ निकलता है क्या? ये चाहता है कि जल्दी जल्दी काम करके पूरा कर दो। इसको कहते हैं क्या? व्यंजना वृत्ति और व्यंग्य अर्थ। लग गया पत्नी? लग गया पंक्ति? देखो भाई, तो सूर्य अस्तम गतः यह वाक्य उच्चारण किया, ताकू सुनी के, उस वाक्य को सुनकर नाना पुरुष को 30 काल में अपने अपने कर्तव्य को जाने के, नाना पुरुष अनेक पुरुष वहां पर काम करने वाले, और अपने अपने काम को जानते कि हमारा काम है, वो उसका काम है, इसका काम है, तो जल्दी से जल्दी फिर काम करना लगते हैं। 30 काल में अपने अपने कर्तव्य को जाने के प्रवृत्त हो गए हैं। ऐसे बहुत उदाहरण हो सकते हैं व्यंजना वृत्ति के। समझ में आया कि नहीं? जैसे भोजन पंक्ति परोस रहे, और जो मालिक है वो चाहता है क्या कि इन लोगों ने बहुत पेट भर भर के नहीं खाना चाहिए, लेकिन बोल तो नहीं सकता कम खाओ करके। फिर क्या बोलेगा? संध्या शाम को पुनः पंगत है बर का,
शाम को गुलाब जामुन की पंगत है, बहुत बढ़िया माल है शाम को, बस ये कह दिया। अब वो तो है ना, उसमें क्या है, लेकिन अभी भोजन कर रहे बाकी के लोग, उस समय बताया। इसका अर्थ क्या होता है फिर, अभी भोजन कम करो, शाम को ज्यादा करना। ऐसे बहुत उदाहरण होते व्यवहार में, लगे कि नहीं। चला ता अनेक पुरुषन को नाना कर्तव्य का बोध व्यंजनावृत्ति से होवे है। इस रीति से व्यंजनावृत्ति के अनेक उदाहरण काव्य प्रकाश, काव्य प्रदीप आदि ग्रंथन में मम्मट, गोविंद भट्ट आदि को ने लिखे हैं। काव्य प्रकाश, काव्य प्रदीप साहित्य के ग्रंथ है, उनमें बहुत ऐसे उदाहरण दिया है उन लोगों ने, ग्रंथकर्ता ने, मम्मट भट्ट आदि ने। काव्य प्रदीप, काव्य प्रकाश, काव्य प्रदीप आदि ग्रंथन में मम्मट, गोविंद भट्ट आदि को ने लिखे हैं। सो बहुत उदाहरण श्रृंगार रस के है, याते नहीं लिखे, क्योंकि ये वेदांत के ग्रंथ है कि नहीं। वेदांत के ग्रंथ में वो श्रृंगार रस के उदाहरण लिखने से ठीक नहीं लगता है, अतः यहाँ पर लिखे नहीं। चलो, बहुत उदाहरण श्रृंगार रस के है, याते नहीं लिखे है, लग गया। न्याय ग्रंथन में व्यंजनावृत्ति का भी लक्षणावृत्ति से है ना, से को काटकर में, ठीक है। देखो भाई, न्याय ग्रंथन में व्यंजनावृत्ति का भी लक्षणावृत्ति में अंतर्भाव कया है। नैयायिकों ने व्यंजनावृत्ति का अंतर्भाव कर लिया है, किसमें, लक्षणावृत्ति में। और जो अलंकारिक कहे, किंतु अलंकारिक जो लोग हैं वो क्या करेंगे, शंका न्याय मत पर, क्या कि हे भाई तुम व्यंजनावृत्ति का अंतर्भाव लक्षणावृत्ति में कैसा करोगे, क्योंकि लक्षणा का मतलब होता है शक्य संबंध हो लक्षण, और यहाँ पर शक्य का संबंध तो है नहीं है। जैसे विषम भुंक्ष्व, इस वाक्य का शक्य अर्थ विष का भोजन कर, उसका अभाव के साथ क्या संबंध, और संबंध नहीं बनेगा तो लक्षणा कैसी बन पाएगी, ऐसी शंका करेंगे अलंकारिक लोग नैयायिक मत के ऊपर। उसका उत्तर भी देते नैयायिक लोग। न्याय ग्रंथ, हाँ, जो अलंकारिक कहे शक्य संबंधी अर्थ का, तो लक्षणावृत्ति से बोध संभव है। लक्षणावृत्ति से बोध कौन से अर्थ का हो सकता है, जो शक्य के संबंधी हो। शक्य संबंधी अर्थ का तो लक्षणावृत्ति से बोध संभव है। और शक्य अर्थ के असंबंधी, क्या लिखा है आगे, संबंधी लिखा है ना, 62 पेज के ऊपर पहला शब्द, वहां चाहिए असंबंधी, अ लिख दीजिए। और शक्य अर्थ के असंबंधी मतलब शक्य अर्थ का जिसके साथ संबंध नहीं है, ऐसा अर्थ लक्षणावृत्ति से कैसा मालूम पड़ेगा, ये बात। शक्य असंबंधी, शक्य अर्थ के असंबंधी अर्थ में लक्षणा संभव है नहीं, बराबर। ताकि शब्द से प्रतीति के अर्थ, ताकि असंबंधी अर्थ की है कि नहीं, शब्द से प्रतीति के अर्थ, प्रतीति होने के लिए, असंबंध अर्थ की प्रतीति होने के लिए, प्रतीति के अर्थ व्यंजनावृत्ति माननी चाहिए, बराबर, व्यंजनावृत्ति माननी चाहिए। कौन कहेंगे, अलंकारिक लोग। या आक्षेप, उस उत्तर दे रहे, ताका यह समाधान है, उसका उत्तर दे रहे कौन, नैयायिक लोग। साक्षात और परंपरा भेदते संबंध दो प्रकार का हो गए। संबंध के दो प्रकार, कहीं कहीं साक्षात संबंध होता है और कहीं कहीं परंपरा संबंध होता है। संबंधी का संबंध, परंपरा संबंध। साक्षात और परंपरा भेदते संबंध दो प्रकार का हो गए। तीन में साक्षात संबंध तो परस्पर किनों का ही होवे है, सर्व का होवे नहीं। साक्षात संबंध किसी किसी चीज का ही किसी किसी चीज के साथ होता है, बराबर, कौन, साक्षात संबंध। किंतु परंपरा संबंध किसी का भी किसी के भी साथ हो सकता है, कहीं का कहीं भी हो सकता है। बोलेंगे कैसे, जरा उदाहरण दे रहे हैं। तीन साक्षात संबंध तो परस्पर किनों का ही होवे है, सर्व का होवे नहीं। और परंपरा संबंध तो सर्व पदार्थन का परस्पर संभव है। कौन, परंपरा संबंध, सर्व पदार्थन का परस्पर संबंध। बहुत क्या कहे उदाहरण, गोत्व और अश्वत्व का भी आप देखियो कई संबंध है क्या। गोत्व धर्म किस में रहता है, गाय में, अश्वत्व घोड़े में। अश्वत्व गाय में नहीं रह सकता और गोत्व
घोड़े में नहीं रह सकता है, तो भी दोनों का संबंध बता सकते हैं। बोलेंगे कैसा वेदीकरण का संबंध है दोनों का? क्या संबंध है? जैसे समानाधिकरण संबंध होता है कि नहीं, समानाधिकरण्य एक अधिकरण में रहने वाले, उस प्रकार वेदीकरण था, दो भिन्न भिन्न अधिकरण में रहने वाले। गोहत्व और अश्वत्व का भी परस्पर वेदीकरण का संबंध है। लग गया? और उदाहरण दे रहे, घटाभाव और घट परस्पर विरोधी है कि नहीं? घट और घट का अभाव अत्यंत विरोधी है, तो भी दोनों का संबंध है। कैसे बता रहे? घटाभाव और घट परस्पर विरोधी है तो भी घटाभाव का घट में प्रतियोगिता संबंध है। किसका? घटाभाव का। किसमें? घट में क्या है? प्रतियोगिता संबंध है कि नहीं? घटाभाव का, क्योंकि घटाभाव का प्रतियोगी कौन है? घट। प्रतियोगिता का रह गई घट में, तो घटाभाव का घट में प्रतियोगिता संबंध है कि नहीं? तो भी घटाभाव का घट में प्रतियोगिता संबंध है, और घट का अपने अभाव में, उधर से उल्टा, घट का अपने अभाव में अनुयोगिता संबंध है कि नहीं? वही कह रहे, क्यों दूसरा संबंध दे रहे? घट का अपने अभाव में स्ववृत्ति प्रतियोगिता निरूपकता संबंध है, अनुयोगिता नहीं। कौन सा संबंध? स्ववृत्ति प्रतियोगिता निरूपकता। स्वघट, स्ववृत्ति घटवृत्ति, घट में रहने वाली कौन? प्रतियोगिता। उस प्रतियोगिता का निरूपक कौन है? अभाव। तो स्ववृत्ति प्रतियोगिता निरूपकता संबंध किसका किसके साथ? घट का अपने अभाव के साथ, और अभाव का घट के साथ प्रतियोगिता संबंध। लग गया ना? घट का अपने अभाव में स्ववृत्ति प्रतियोगिता निरूपकता संबंध है। इस रीति से सर्व पदार्थन का आपस में परंपरा संबंध है। इस रीति से जगत के सभी पदार्थों का आपस में परंपरा संबंध हो सकता है। लग गया कि नहीं? तो विषम भुंक्ष्व इस वाक्य का शक्यार्थ जो विष का भोजन कर, उसका भी भोजन के अभाव में कोई न कोई संबंध हो ही जाएगा, है कि नहीं? अभाव में प्रतियोगिता या स्ववृत्ति प्रतियोगिता निरूपकता, कुछ तो संबंध बनेगा ना। तो शक्य संबंधी बन गया, और शक्य संबंधी बन गया तो लक्षणा के अंतर्गत आ गया ये बात। इस रीति से सर्व पदार्थन का आपस में परंपरा संबंध संभव है। याते व्यंग्य अर्थ भी शक्य संबंधी होने थे, इसलिए व्यंग्य अर्थ भी कैसा हुआ? शक्य के व्यंग्य अर्थ भी शक्य संबंधी होने थे, लक्ष्य के अंतर्गत है, अतः वो भी लक्ष्य है, अर्थ लक्षणावृत्ति से जाना जाता है। ठीक है। और व्यंजनावृत्ति का प्रतिपादन काव्य प्रकाश में और ताकि टीका में जयराम भट्टाचार्य आदि को ने लिखा है। लग गया? व्यंजनावृत्ति का बहुत प्रतिपादन किसने? काव्य प्रकाश में, और काव्य प्रकाश की टीका उसमें जयराम भट्टाचार्य आदि को ने लिखा है। तैसे काव्य प्रदीप में और ताकि टीका में, टीका उद्योतन में नागोजी भट्ट ने लिखा है। ताका खंडन भी न्याय ग्रंथन में लिखा है कि नहीं? उसका व्यंजनावृत्ति का प्रतिपादन किया है। और नैयायिक लोग व्यंजनावृत्ति मानते नहीं है, व्यंजनावृत्ति का अंतर्भाव लक्षणावृत्ति में कर लेते, अतः नैयायिकों ने उनका खंडन भी कर दिया है न्याय ग्रंथों में। और व्याकरण ग्रंथन में कहू खंडन लिखा है, कहू प्रतिपादन लिखा है व्यंजनावृत्ति का। कहीं पर प्रतिपादन है तो किसी ने खंडन भी लिखा है। ठीक, कहू प्रतिपादन लिखा है और कहू खंडन लिखा है। अद्वैत सिद्धांत में खंडन का व प्रतिपादन का आग्रह नहीं, याते प्रतिपादन की रीति मात्र जनाई, किंतु अद्वैत सिद्धांत में वेदांत मत में कोई ज्यादा रस नहीं उसमें। व्यंजनावृत्ति मानो चाहे न मानो, हमको क्या उससे लेना देना है। हमारा मुख्य सिद्धांत साबुत रहना चाहिए, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और जीव ब्रह्म है। जीव ब्रह्म एव न अपर, अन्य नहीं, बस ये मुख्य सिद्धांत है। लग गया? अद्वैत सिद्धांत में खंडन का व प्रतिपादन का आग्रह नहीं, जातीय प्रतिपादन की रीति मात्र एक हो सकता है, इसलिए एक प्रक्रिया मात्र थोड़ा सा दिग्दर्शन कर दिया है व्यंजनावृत्ति का, इतना ही हो गया। इतना आगे चलिए। लक्षणा के भेद का कथन, पुनः आप लक्षणा का भेद का अन्य पद्धति से भेद करना है। जैसे लक्षणा के मुख्य दो भेद किए थे पीछे, केवल लक्षणा लक्षण, अब प्रकारांतर से अन्य प्रकार से उसके भेद करने हैं, वो बता रहे हैं। शक्ति और लक्षणा दो वृत्ति
सर्व के मत में सभी लोग इन दो को तो मानते ही है, शक्ति वृत्ति और शक्ति और लक्षणा दो वृत्ति सर्व के मत में। और महावाक्य के अर्थ निरूपण में भी दो का ही उपयोग है। महावाक्य का विचार करते समय शक्ति वृत्ति की अपेक्षा है, जरूरत है, और लक्षणा वृत्ति की। महावाक्य के अर्थ निरूपण में भी दो का ही उपयोग है। 3 में शक्ति का निरूपण किया। शक्ति का बहुत विस्तार पूर्वक निरूपण पीछे इसी प्रकरण में किया है। और शक्य के साक्षात संबंध और परंपरा संबंध के भेद थे केवल लक्षणा और लक्षित लक्षणा रूप 2 भेद लक्षणा के किए। पीछे अभी लक्षणा के 2 भेद किए थे, केवल लक्षणा और लक्षणा। शक्य का जहाँ साक्षात संबंध हो वहां पर केवल लक्षणा, और शक्य का जहाँ परंपरा संबंध हो वहां लक्षणा। शक्य के साक्षात संबंध और परंपरा संबंध के भेद थे केवल लक्षणा और लक्षित लक्षणा रूप 2 भेद लक्षणा के गए। लगा इतना? आगे जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा, भाग त्याग लक्षणा, इन भेद थे फेरी 3 प्रकार की लक्षणा। फेरी मतलब पुनः 3 प्रकार की लक्षणा है, मतलब प्रकारांतर से भेद। लक्षणा के 3 भेद कौन कौन? जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा और भाग त्याग लक्षणा। ठीक है ना? इनका स्वरूप क्या है तो आएगा शायद आगे थोड़े में। क्या? जहत लक्षण, जहत का अर्थ होता है त्याग। जहाँ शक्यार्थ का पूर्ण रूप से त्याग हो और शक्य संबंधी का ग्रहण हो वहां पर जहत लक्षण, जैसे गंगायाम ग्राम, बराबर। अजहत लक्षण, अजहत न छोड़ना, शक्यार्थ का त्याग नहीं करना है, शक्यार्थ को भी बताना और उसके संबंधी को भी बताना। वहां पर जो लक्षणा होती है उसको कहते हैं क्या? अजहत लक्षणा। और एक है कौन? भाग त्याग। शक्यार्थ में से कुछ भाग का त्याग करना, कुछ भाग का स्वीकार करना, ऐसे समय पर जो लक्षणा होती है उसका नाम है क्या? भाग त्याग लक्षणा। उसी को कहते जद अजहत लक्षणा। ठीक पंक्ति। जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा, भाग त्याग लक्षणा, इन भेदंते फेरी मतलब पुनः 3 प्रकार की लक्षणा है। लग गया? अब उदाहरण आगे दे रहे कुछ, देखो। जहां शक्य की प्रतीति नहीं होवे, केवल शक्य संबंधी की प्रतीति होवे, ता जल लक्षणा होवे। जल लक्षणा कहाँ होती है? जहाँ शक्यार्थ की प्रतीति नहीं, उसको लेना नहीं, उसका त्याग करना है, केवल उसके संबंधी का ही ग्रहण करना पड़ता है, तब वहां पर लक्षणा होती है कौन सी? जल। जहाँ शक्य की प्रतीति नहीं होवे, केवल शक्य संबंधी की प्रतीति होवे, तहा जल लक्षणा होवे। जैसे उदाहरण विषम भुंक्ष्व, या शक्यार्थ जो विष का भोजन कर, इसकी प्रतीति नहीं है, उसके संबंधी भोजन का अभाव उसकी ही प्रतीति है, अतः यहाँ पर केवल जल लक्षणा है। विषम भुंक्ष्व या स्थान में शक्य जो विष भोजन ताकू त्यागी के, शक्य संबंधी भोजन निवृत्ति की प्रतीति। शक्य संबंधी कौन? भोजन की निवृत्ति। भोजन निवृत्ति की प्रतीति होने ते जल लक्षणा है। लग गया इतना? आगे यद्यपि जहाँ शक्य अर्थ का संबंध नहीं संभवे, ता जल लक्षणा का अंगीकार होवे है। यद्यपि, यद्यपि शंका, पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी किसको कहते पता है? कल एक व्यक्ति ने फोन करके पूछा, वो बोल रहा है आपके पाठ में पूर्व पक्ष बार बार आता है, लेकिन वो पूर्व पक्षी कौन है हमको अभी तक समझ में नहीं आया, और पूर्व पक्षी शब्द का अर्थ क्या है वो समझ में नहीं आया। वो पूर्व पक्षी का अर्थ कहीं बताया होगा, इसको सुनने के लिए हमने 10 पाठ और सुनी एक्स्ट्रा। हर एक पाठ में तो पूर्व पक्षी शब्द आता है, लेकिन पूर्व पक्ष मतलब क्या वो समझ में नहीं आता है। सच। तो पूर्व पक्षी मतलब क्या? शंका करने वाला। लग गया जी? उसको कहते पूर्व पक्ष। चलो भाई, यद्यपि जहां शक्यार्थ का संबंध नहीं संभव है, जिस उदाहरण में शक्यार्थ का क्या नहीं, कुछ भी संबंध नहीं, वहीं पर होती है क्या? जल लक्षणा। और विषम भुंक्ष्व यहां पर तो शक्यार्थ संबंध हो सकता है, क्योंकि शक्यार्थ क्या है? विष का भोजन। तो भोजन में किसी ने सचमुच विष डाल दिया तो विष का भोजन होगा कि नहीं? तो हो सकता है ना संबंध। फिर यह कैसे जल लक्षणा का उदाहरण है?
ऐसी शंका। गंगायाम ग्राम ये तो ठीक है, क्योंकि गांव गंगा पर रह नहीं सकता। गंगा का मतलब होता है प्रवाह, और प्रवाह के ऊपर गांव तो रह नहीं सकता, तीर पर रहता है कि नहीं? अतः वहां तो जल लक्षणा हो सकती है। विषम भुंक्षु यहाँ पर कैसी होगी, ऐसा प्रश्न है। पंक्ति देखिए, यद्यपि जा शक्यार्थ का संबंध नहीं संभवे ता जल लक्षणा का अंगीकार होवे। जैसे गंगायाम ग्राम, या स्थान में पदन के शक्य अर्थन का, पद का शक्यार्थ, गंगा पद का शक्यार्थ कौन? प्रवाह, जल प्रवाह। भगीरथ, रथ खाता व छिन्न जल प्रवाह, उसको कहते क्या? गंगा। यह स्थान में पदन के शक्यार्थन का परस्पर संबंध संभव्य है। लग गए ना? सॉरी, संभव्य नहीं। यह स्थान में पदन के शक्यार्थ का, गंगा पद के शक्यार्थ का और ग्राम पद के शक्यार्थ का परस्पर संबंध हो नहीं सकता। गंगा मतलब प्रवाह पर गांव रह नहीं सकता, दोनों पदों के शक्यार्थ का संबंध हो नहीं सकता। अतः यहां पर जल लक्षणा करना ठीक है। गंगायाम ग्राम या स्थान में पदन के शक्यार्थन का परस्पर संबंध संभव है नहीं, और विषम भुंक्षु या स्थान में शक्य का अर्थ का अन्वय संभव है ही नहीं। शक्यार्थ जैसे विष और भुंक्ष मतलब भोजन कर, तो भोजन भक्ष धातु में धातु है कि नहीं, उसका अर्थ भोजन। और विष मतलब विष, विष का भोजन के साथ संबंध हो सकता है कि नहीं, विष भोजन में मिलाया जा सकता है कि नहीं, तो शक्यार्थ का संबंध हो सकता है। फिर यह कैसी होगी जल लक्षणा, ये शंका। और विषम भुंक्षु या स्थान में शक्यार्थ का अन्वय, अन्वय मतलब संबंध संभव है, क्योंकि मरण का हेतु भी विष है। मरण का कारण है कौन? विष। मरण का हेतु भी विष है, तो भी भोजन में विष का अन्वय संभव है। मरण के लिए कारण है कौन? विष। तो भी भोजन में विष का अन्वय, अन्वय संबंध मिलाना संभव है, ठीक है ना? तो जल लक्षणा कैसे या करोगे, ये शंका। तो भी भोजन में विष का अन्वय संभव है, संभव है। तथापि, लग गया ना? तथापि से उत्तर दे रहे भाई सिद्धांती। अन्वयानुपपत्ति लक्षणा में बीज नहीं, किंतु तात्पर्यानुपपत्ति लक्षणा में बीज है। बीज मतलब कारण। लक्षणा क्यों की जाती है, लक्षणा का कारण क्या? अन्वयानुपपत्ति है लक्षणा करने का कारण, या तात्पर्यानुपपत्ति? ठीक है ना? तो लक्षणा का बीज कौन? अन्वयानुपपत्ति की तात्पर्यानुपपत्ति, ये बात। तो अन्वयानुपपत्ति यह लक्षणा का बीज नहीं है। अन्वय न हो पाना, अन्वय मतलब दोनों पदों के शक्यार्थों का संबंध जा नहीं हो पाता है, इसलिए लक्षणा, ऐसा अर्थ नहीं। फिर क्यों लक्षणा कब? तो शक्य अर्थ में जहां वक्ता का तात्पर्य नहीं है, इसलिए लक्षणा। तो लक्षणा का कारण कौन? तात्पर्य की अनुपत्ति। वाक्य बोलने वाला जो वक्ता है, उसका तात्पर्य उस शक्यार्थ में यदि नहीं है, तब लक्षणा करना पड़ती है। ये नहीं क्या कि शक्यार्थ जो दो पदों का शक्यार्थ है, उसका अन्वय नहीं हो पा रहा है, इसलिए लक्षणा। ऐसा नहीं, अन्वय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके कारण लक्षणा नहीं करनी। फिर लक्षणा क्यों करना पड़ती है? जहां वक्ता का तात्पर्य संभव नहीं, तब उस अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ लिया जाता है लक्षणावृत्ति से। लगी पंक्ति। तथापि अन्वयानुपत्ति लक्षणा में बीज नहीं, लग गया। किंतु तात्पर्यानुपत्ति लक्षणा में बीज है। लक्षणा में बीज कौन? तात्पर्य की अनुपत्ति। तात्पर्यानुपत्ति लक्षणा में बीज है। यह ग्रंथ में लिखा है, ताका यह भाव है, स्पष्टीकरण कर रहे हैं। और अन्वय कहिए शक्य अर्थ का संबंध। अन्वय मतलब क्या? यहां पर अन्वय शब्द का अर्थ शक्यार्थ का संबंध, ताकि अनुपत्ति कही असंभव। अनुपत्ति शब्द का अर्थ असंभव। शक्य अर्थ का परस्पर में संबंध का असंभव है, इसलिए लक्षणा, ऐसा नहीं। लगे इन पंक्ति। अर्थात अन्वयानुपत्ति लक्षणा का बीज नहीं। अन्वय कई शक्यार्थ का संबंध, ताकि अनुपत्ति कई असंभव जहां होवे ता लक्षणा होवे है, यह नियम वहां पर लक्षणा की जाती है।
जहां शक्यार्थ का परस्पर में संबंध नहीं वहां पर रचना की जाती है, ऐसा अर्थ नहीं। असंभव जहां होवे ता लक्षणा होवे है, यह नियम नहीं। अर्धविराम। जो यही नियम होवे, यदि यही नियम मानेंगे लक्षणा करने में, कौन सा? कि जहां शक्यार्थ का परस्पर संबंध नहीं हो सकता है कि नहीं? क्या लिखा? अन्वय के शक्यार्थ का संबंध ताकि अनुपत्ति के असंभव जा होवे ता लक्षणा है होवे है, यह नियम नहीं। लग गया? जो यही नियम होवे तो क्या दिक्कत आएगी फिर? यष्टि प्रवेश या वाक्य में यष्टि पद की यष्टि धरण में लक्षणा नहीं होवेगी। वाक्य है यष्टि प्रवेश, यह वाक्य सुनने के बाद लक्षणा की जाती है यष्टि पद की यष्टि धर में। यष्टि कहते काठी, लकड़ी, डंडा है। भोजन के लिए पंगत बैठी हुई है, ठीक है, और कोई एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बूढ़ा, उसको भी आमंत्रण दिया था भोजन के लिए, किंतु सब लोग आ गए, वो अभी तक आया नहीं। अब कितनी प्रतीक्षा करें? चलो भोजन के लिए अब बहुत देर हो रही है, बिठा दो सबको। पंगत बैठ गई। ध्यान दीजिए, पुस्तक में नहीं, पंगत बैठ गई। उतने में वो जो मालिक था आमंत्रण देने वाला, उसने गेट की तरफ देखा तो उसको काठी, लकड़ी दिखाई दी, क्योंकि वो काठी लेकर चल रहा था ना आदमी बूढ़ा, तो उसको काठी दिखाई दी, उसकी काठी दिखाई दी। तब वो चिल्लाया, भोजन देने वाला मालिक, अरे यष्टि प्रवेश, त्या काठीला येऊ द्या, काठी को ले आओ, उसका प्रवेश होने दो। अब काठी उठा कर ला सकते हैं ना, काठी को उठा कर ला सकते, काठी घेऊन येऊ शकतात की नहीं? ले आ सकते हैं। फिर लक्षणा करने की क्या जरूरत है? क्योंकि यष्टि पद का शक्यार्थ जो यष्टि, उसका आनयन हो सकता है ना, तो लक्षणा करने की जरूरत क्या है फिर? तो भी लोग काठी को ले आते हैं क्या? सुनने वाले नहीं, काठी वाले को लाते हैं। यष्टि पद का अर्थ यष्टि होता है कि काठी यष्टि वाला होता है? यष्टि पद का अर्थ यष्टि है, किंतु लोग यष्टि को नहीं लाते, यष्टि वाले को लाते। उसके साथ साथ भले यष्टि आ जाए। लग गया कि नहीं? अर्थात यष्टि पद की लक्षणा की सुनने वाले ने, किसकी? यष्टि वाले ने। वो तो नहीं करना चाहिए फिर लक्षणा, क्योंकि शक्यार्थ का अन्वय संभव है। यष्टि का प्रवेश हो सकता है, लक्षणा करने की जरूरत नहीं थी, तो भी लक्षणा की जाती है। इसका मतलब क्या होता है? लक्षणा का बीज अन्वय की अनुपत्ति नहीं, क्योंकि यह अन्वय का संभव है तो भी लक्षणा हो रही है। यदि अन्वय की अनुपत्ति लक्षणा का बीज होता तो यह लक्षणा नहीं होनी चाहिए, जबकि हो रही है। अतः लक्षणा का बीज तात्पर्य अनुपत्ति है, अन्वय अनुपत्ति नहीं। बात समझ में आएगी नहीं? देखिए, तो यष्टि प्रवेश या वाक्य में यष्टि पद की यष्टि धरण में लक्षणा नहीं होवेगी। काहे थे? यष्टि पद के शक्य का प्रवेश में, यष्टि पद का शक्य कौन? यष्टि, उसका यष्टि पद के शक्य का प्रवेश में अन्वय संभव है। उसका काठी को ले आ सकते हैं कि नहीं? संभव है। या ते, इसलिए तात्पर्यानुपत्ति लक्षणा में बीज है। इस लक्षणा में बीज, बीज मतलब कारण, लक्षणा में कारण, बीज कौन? तात्पर्य की अनुपत्ति। जिस व्यक्ति ने, वक्ता ने वाक्य का उच्चारण किया यष्टि प्रवेश है, उसका तात्पर्य लकड़ी लाने में है क्या? नहीं है। उसका तात्पर्य लकड़ी वाले को ले आओ, इसमें है। अतः यष्टि पद की लक्षणा की गई, क्योंकि यष्टि पद में उस वक्ता का तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य की अनुपत्ति है, तात्पर्य का असंभव है। अतः यष्टि पद की क्या की? लक्षणा। या ते तात्पर्य अनुपत्ति लक्षणा में बीज है, अन्वय अनुपत्ति नहीं। तात्पर्य कहिए वाक्यकर्ता की इच्छा। तात्पर्य किसको कहते हैं? वाक्यकर्ता, वाक्य का उच्चारण करता, उसकी इच्छा। तात्पर्य कहिए वाक्यकर्ता की इच्छा, अर्धविराम। ताकि अनुपत्ति कहिए शक्य अर्थ में असंभव है कि नहीं? शक्य अर्थ में असंभव है किसका? वक्ता का, वक्ता की इच्छा का, ठीक है ना? ताकि अनुपत्ति कही शक्य अर्थ में असंभव, अर्धविराम। लक्षणा मानने का बीज कही है, कही हेतु है। बीज मतलब हेतु।
लक्षणा मान्य का बीज अर्थात कारण, हेतु कौन? तात्पर्य की अनुपत्ति। आगे चलिए, यष्टि प्रवेश या वाक्य में तात्पर्य अनुपत्ति, या पर तात्पर्य अनुपत्ति है, इसलिए लक्षणा की जा रही है कि नहीं? लक्षणा का बीज अन्वय अनुपत्ति होता तो यहाँ पर लक्षणा नहीं होनी चाहिए, किंतु होती है। अतः लक्षणा का बीज तात्पर्य अनुपत्ति है, अन्वय अनुपत्ति। यष्टि प्रवेश या वाक्य में तात्पर्य अनुपत्ति है। काहे ते? यष्टि का प्रवेश जो शक्य अर्थ, यष्टि का प्रवेश ये शक्य अर्थ है कि नहीं वाक्य का? यष्टि का प्रवेश जो शक्य अर्थ तामे वक्ता का तात्पर्य भोजन के समय संभवे नहीं, क्योंकि प्रसंग के कौन सा है? भोजन का। और भोजन के समय में यष्टि लाकर, काठी को लाकर क्या करना है? संभव नहीं वक्ता का तात्पर्य उस अर्थ में। लग गया कि नहीं? हाँ, यदि मारामारी का प्रसंग होता तब तो ठीक होता, ठीक है ना? यष्टि का प्रवेश जो शक्य अर्थ तामे वक्ता का तात्पर्य भोजन के समय संभवे याते, इसलिए यष्टि पद की यष्टिधर पुरुषवन में लक्षणा है। इसलिए यष्टि पद की लक्षणा किसमें? यष्टिधर पुरुष में। याति यष्टि पद की यष्टिधर पुरुषन में लक्षणा है। लग गया? तैसे मरण हेतु विष भोजन में पिता का तात्पर्य संभव नहीं। मरण हेतु कौन? विष का भोजन, उसमें पिता का तात्पर्य हो सकता है क्या? है नहीं ना। पिता अपने पुत्र को कहेगा कि जा जा विष खा, नहीं ना। तो इसे मरण हेतु विष भोजन में पिता का तात्पर्य संभव है नहीं। याते भोजन निवृत्ति में ज लक्षणा है। अतः भोजन के अभाव में, भोजन की निवृत्ति में विषम भुंक्ष्व इसकी क्या है? जल लक्षणा। याते भोजन निवृत्ति में जल लक्षणा है। गंगायाम ग्राम या स्थान में तात्पर्यानुपत्ति भी संभव है, या तो दोनों भी है, अन्वयानुपत्ति भी है, तात्पर्य की भी अनुपत्ति है, किंतु लक्षणा की जाती है उसका कारण तात्पर्यानुपत्ति। तात्पर्यानुपत्ति भी संभव है। याते जहाँ तात्पर्यानुपत्ति होवे ता लक्षणा मानिए है, यह नियम है। लग गया? जहाँ जहाँ तात्पर्य की क्या है? अनुपत्ति, वहाँ पर लक्षणा होती है। अन्वयानुपत्ति हो तब लक्षणा, ऐसा नहीं। तात्पर्य की अनुपत्ति हो तब लक्षणा। गंगायाम ग्राम या स्थान में भी गंगा पद का शक्य जो देव नदी का प्रवाह, गंगा पद का शक्य कौन है? देव नदी। गंगा नदी मतलब कौन सी नदी है? देव की नदी है ना, स्वर्ग से आई हुई है। गंगायाम ग्राम या स्थान में भी गंगा पद का शक्य जो देव नदी का प्रवाह ताकू त्यागी के शक्य संबंधी तीर की प्रतीति होवे है, याते जल लक्षणा है। अतः गंगायाम ग्राम यह भी उदाहरण जल लक्षणा का है, और विषम भुंक्ष्व यह भी उदाहरण जल लक्षणा का है। लग गया जी? ठीक है। अब ये सब विचार आगे का पूरा हो जाएगा 12वीं शीर्षक तक, तो उसका विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं